नमस्कार दोस्तों, आप सभी का लॉ सीखो के दैनिक समाचार विश्लेषण में चलिए आज के आर्टिकल्स देखते हैं। आज का जो हमारा पहला आर्टिकल है ये बात करता है सुरक्षा कानून के बारे में। जो सामाजिक सुरक्षा कानून बनते हैं कामगारों के लिए, वर्कर्स के लिए, उनके बारे में किस प्रकार का नया कोड आया है और वो कितनी सुरक्षा प्रदान करता है, खासकर अभी की स्थिति में जब एक जीवन यापन भी काफ़ी मुश्किल हो चुका है जो असंगठित क्षेत्र के जो कामगार है उनके लिए। तो हम एक बहुत अच्छी चर्चा करेंगे इसमें। बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल है, तो हम आगे देखते हैं। उसके बाद में जो हमारा दूसरा आर्टिकल है द इंडियन एक्सप्रेस से लिया गया है। इंडियन एक्सप्रेस का एक्सप्लेन सेक्शन जो कि बहुत अच्छा होता है, उससे हमने ये आर्टिकल लिया है। यहाँ पर हमने यूके की जो केयर्न कंपनी है उन्होंने एयर इंडिया को यहाँ पर सू करा है, मतलब उन पर केस दायर किया है न्यूयॉर्क में। तो ये किस लिए किया है, इसके पीछे क्या कारण है, कौन सा ऐसा इंसिडेंट हो गया जिसके बाद में ये डिस्प्यूट देखने को मिली है, हम ये सारी चीज़ों के बारे में इस आर्टिकल में पूर्ण विश्लेषण करेंगे। अंत में न्यूज़ इन फ्लैश होता है जिनमें हम महत्वपूर्ण समाचारों के बारे में चर्चा करते हैं। तो चलिए मैं आगे बढ़ूँ उससे पहले मैं अपना परिचय करवाना चाहूँगा। मैं खुशवंत पवार। अगर आप चाहे तो मुझसे ट्विटर और लिंक्डइन पर जुड़ सकते हैं। ट्विटर और लिंक्डइन के डिस्क्रिप्शन के बारे में जानकारी जो है वो डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो चलिए आज का एमसीक्यू देखते हैं। वह यह है कि वेस्ट बैंक निम्न में से किस देश का हिस्सा है। आपका ऑप्शन ए है इजिप्ट, ऑप्शन बी है इजराइल, ऑप्शन सी है ईरान या ऑप्शन डी सूडान। जो भी आपका उत्तर हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो वर्णनात्मक प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वह यह है कि कोविड महामारी के इस समय में यहाँ पर सार्वभौमिकरण, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ सोशल सिक्योरिटी, जो सार्वभौमिकरण है सामाजिक सुरक्षा का, वो किस प्रकार एक अच्छा निदान, एक अच्छा सॉल्यूशन हो सकता है, इस बारे में आपको चर्चा करनी है। आप आपका उत्तर 250 शब्दों में लिख सकते हैं। चलिए हमारा जो पहला आर्टिकल है इसी बारे में है। सोशल सिक्योरिटी, सामाजिक सुरक्षा कानून जो है, जो लीगल फ्रेमवर्क है हमारे देश में कामगारों को लेकर, उसके बारे में कि कैसे सामाजिक सुरक्षा का सार्वभौमिकरण करके एक हम अच्छा निदान निकाल सकते हैं और ये अपने आप में कितना सक्सेसफुल हो रहा है, क्योंकि एक कोड आ चुका है। तो इस चर्चा के पूर्व आपसे एक निवेदन है, अगर आपको हिंदी दैनिक समाचार विश्लेषण अच्छा लगता है तो आप ज़रूर लाइक कीजिए। मैं जो प्रश्न पूछता हूँ वो आप कमेंट में उसका उत्तर भी दे सकते हैं। साथ ही साथ अपने मित्रों, अपने दोस्तों, अपने फ्रेंड्स के साथ में आप इस पूरे विश्लेषण को शेयर भी कर सकते हैं। तो अगर आप ऐसा करते हैं, आप आपका जो भी रिएक्शन है वो भी देते हैं तो काफ़ी अच्छा लगता है। समझ में आता है कि हम जो मेहनत कर रहे हैं वो आप तक पहुंच रही है और वो आपको फ़ायदा पहुंचा रही है। तो चलिए आते हैं हमारे पहले आर्टिकल पे। हमारे पहले आर्टिकल में हमको जैसे पता है कि हम कोविड महामारी में कामगारों की क्या स्थिति है उसके बारे में हम चर्चा करते आ रहे हैं, तो ये चर्चा को हम इस आर्टिकल में आगे बढ़ाएंगे। तो अगर हम देखें तो जो यहाँ पे अनौपचारिक क्षेत्र के जो कामगार है, जो वर्कर्स हैं, उनमें देखें तो 90% से ज़्यादा, 91% जो वर्कफोर्स है इनकी स्थिति खराब हुई है। गरीबी रेखा के नीचे या और गरीबी में ये धकेले जा चुके हैं। उसके बाद में यहाँ पर ऐसी कोई भी सामाजिक सुरक्षा प्रणाली इनको यहाँ हमें नहीं देखने को मिलती जिससे इनका फ़ायदा हो सके। यहाँ पर अगर हम देखें, भले ही वो हेल्थ केयर हो या इंश्योरेंस है, ऐसे कोई भी बेसिक केयर जो है वो इनके लिए अवेलेबल नहीं है। वही दूसरी ओर अगर हम देखें तो 2020 में सोशल सिक्योरिटी कोड आया। सोशल सिक्योरिटी कोड, सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020, कई कानूनों को साथ में लाकर इस कोड को, इस संहिता को बनाया गया है। तो अपने आप में 8 सेंट्रल लेबर लॉस जो थे, जो श्रमिक कानून थे, उनको साथ में मिला के, जैसे ईपीएफ हो गया, ईएसआई हो गया, मैटरनिटी ग्रेच्युटी, इनसे जो जुड़े हुए कानून हो गए, इन सबको एक कानून में कंपाइल करके, एक कानून में एकीकृत करके सोशल सिक्योरिटी कोड, सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 को लाया गया। तो यहाँ पर ये अटेम्प्ट था कि जो इनफॉर्मल वर्कर्स है, जो अनौपचारिक क्षेत्र के जो वर्कर है, इनको सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाए। लेकिन क्या वास्तविकता में ये होते हुए दिखता है, वो हम आगे और चर्चा में जानेंगे। तो यहाँ पर कोड में एक चीज़ दी गई, एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ दी गई कि जो असंगठित क्षेत्र के जो कामगार है, जो असंगठित क्षेत्र के जो वर्कर्स हैं, इनको
अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद में ही वो जो विभिन्न स्कीम्स है, जो नीतियां है सरकार की, उसका लाभ ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर प्रश्न वही उठता है कि असंगठित क्षेत्र के जो कामगार हैं, क्या उनको सच में इतना अवेयरनेस होता है चीज़ों का? क्या उनको जो जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में उनको जानकारी होती है? तो इस प्रश्न का उत्तर हमको, अगर हम देखें कामगारों से पूछो, तो हमको इसका उत्तर हमको नहीं में ही मिलेगा। बहुत कम ही ऐसे अनऑर्गेनाइज्ड क्षेत्र के वर्कर्स है, जो असंगठित क्षेत्र के वर्कर है, उनको इन चीज़ के बारे में जानकारी है कि रजिस्ट्रेशन करो तभी हमको इस स्कीम्स का फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि ये देखने को मिलता है कि असंगठित क्षेत्र के जो कामगार है, वर्कर, वो क्यों दिहाड़ी करता है, वो क्यों कामगार करता है? क्योंकि उसके पास में उस स्थिति की, उसके पास में शिक्षा नहीं है, इतना वो पढ़ा लिखा नहीं है, उसको इतनी चीज़ों की जानकारी नहीं है। नहीं तो वो एक वाइट कॉलर जॉब ही करते रहता ना। यहाँ पर क्या ज़रूरत पड़ गई है कि ब्लू कॉलर जॉब करनी पड़ रही है? तो यहाँ पर उसके पास में डिजिटल लिटरेसी जो है उसकी कमी है। ये जो डिजिटल साक्षरता है उसकी इसको जानकारी नहीं है। यहाँ पर नेटवर्क कनेक्टिविटी की समस्या है, डॉक्यूमेंट्स क्या लगाने हैं इसकी जानकारी नहीं है। कई बार हमको ये घोटाले देखने को मिलते हैं कि मनरेगा जैसी स्कीम में, जो कि पूरे डॉक्यूमेंट बेस्ड होता है, वहाँ पर ही जो कामगार होता है उसके नाम से कोई और पैसा ले लेता है और बस उससे साइन करवा लेता है। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो सरकार को ध्यान में रखने की ज़रूरत है। उसके अलावा इस कोड में जो एक बात नहीं दिखती वो ये है कि जब भी हम कामगारों की बात करते हैं, खासकर असंगठित क्षेत्र के वर्कर्स की बात करें, तो यहाँ पर इंटर स्टेट कॉपरेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी, क्योंकि हमारे देश में बहुत बड़े माइग्रेशन हमको देखने को मिलता है। उड़ीसा जैसे राज्यों से बहुत से जो कामगार है वो गुजरात और दक्षिण भारत में केरल, तमिलनाडु में जाते हैं काम करने के लिए। यूपी बिहार से बहुत सारे लोग गुजरात और महाराष्ट्र जैसे जो इंडस्ट्रियल राज्य है वहाँ काम करने जाते हैं। तो देश में अलग अलग जगह, यहाँ पर सिर्फ ब्लू कॉलर जॉब वाले नहीं, यहाँ पर इवन वाइट कॉलर जॉब वाले, आप में से कई लोग भी जो ये विश्लेषण सुन रहे होंगे, वो हो सकता है वो भी अपने घर से कहीं दूर काम कर रहे हो। तो ये हमारे देश में जो माइग्रेशन होता है, इधर से उधर लोग जाते हैं, तो ज़रूरत है कि हमारे पास में जो सामाजिक सुरक्षा की जो नीति हो, इसमें इंटर स्टेट कॉपरेशन हो, मतलब विभिन्न राज्यों की जो इसमें सहभागिता हो, उसके साथ में सेंटर और स्टेट, जो केंद्र और राज्य सरकार हो, ये भी साथ में मिलकर इसमें काम करे। लेकिन कई बार देखने को मिलता है कि इनमें आपस में ही मतभेद बना रहता है, जो सेंटर और स्टेट है, स्टेट और स्टेट गवर्नमेंट है उनमें। तो यहाँ पर कुछ बेनिफिट्स है इस संहिता के, ऐसे ही नहीं है कि यहाँ पर कुछ बेनिफिट भी बताए गए हैं, कुछ बदलाव गए हैं, उन और भी हम ध्यान देते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि इसको यूनिवर्सल बनाया गया है, सार्वभौमिक बनाया गया है। मतलब जैसे मैटरनिटी बेनिफिट का जो फायदा है ये यहाँ पर वर्कर्स को मिल पाएगा अगर वहाँ पर 10 या उससे ज़्यादा वर्कर्स है। ऐसी इस्टेब्लिशमेंट, ऐसी इंडस्ट्री, ऐसी फैक्ट्री जहाँ पे 10 वर्कर या उससे ज़्यादा हो, तो वहाँ पर मैटरनिटी बेनिफिट जैसे जो प्रावधान है, इसका सार्वभौमिक अधिकार वहाँ के कामगारों को मिलता है। उसके अलावा अगर प्रोविडेंट फंड की बात करें तो इसका फ़ायदा भी मिलता है इनफॉर्मल सेक्टर, लेकिन इसका जो फ़ायदा है फॉर्मल सेक्टर में, इस्टेब्लिशमेंट में मिलता है, जहाँ पर 20 वर्कर से ज़्यादा है। अभी भी इनफॉर्मल सेक्टर जो है वो इससे अछूता है। उसके अलावा पेमेंट ऑफ ग्रेजुइटी की बात करें तो इसको भी एक्सपांड किया गया है। अगर किसी इस्टेब्लिशमेंट में 10 या उससे ज़्यादा वर्कर्स हो तो उनको ये बेनिफिट मिलेगा। तो कुछ बेनिफिट तो इंक्लूड किए गए हैं, मैटरनिटी की बात, ग्रेजुइटी की बात, तो ये अपने आप में काफ़ी अच्छी चीज़ है। लेकिन उसके बाद में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको और भी सुधार लाया जा सकता है। अब बात ये है कि कोड के साथ में मुख्य प्रॉब्लम क्या है, ये जो संहिता लाई गई है 2020 में, इसकी मुख्य कमी क्या है? तो सबसे पहले बात तो ये है कि बहुत सारे कानूनों को आपने लाकर एक पिक्चर में रख दिया। जैसे हम पिक्चर ऑफ कॉलेज बोलते हैं कि एक फ्रेम में हम बहुत सारे पिक्चर लाके चिपका देते, तो आपने बहुत अलग अलग कानूनों को लाया, आपने एक फ्रेम में लाके तो चिपका दिया, लेकिन आपने उसको एकीकृत नहीं करा, आपने उसको सिर्फ सही मायने में उसका इंटीग्रेशन होना था, वो आपने अपने आप में इसका नहीं करा। उसके अलावा स्टेट्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कानून जो है एक स्केलेटन बना के आपने दिया है, लेकिन ये कैसे वर्क करेगा ये चीज़ें उतनी साफ तौर पे यहाँ पर नहीं दी गई है। उसके अलावा जो फाइनेंशियल बर्डन है वो भी स्टेट्स पर ज़्यादा होता हुआ दिखता है इस संहिता के अंतर्गत। तो ये भी एक समस्या बताई गई है राइटर ने इस आर्टिकल में संहिता की। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, सोशल सिक्योरिटी है, वेरियस है, इंडस्ट्रियल रिलेशंस है, ऐसे कुछ
ऐसे 4 कोड हमारे पास में आए हैं। जितने भी लेबर कानून थे, बहुत अलग अलग लेबर कानून थे, स्टेट्स के, सेंटर की ही बात करें तो करीब 600 से ज़्यादा यहाँ पर कानून थे। उन सबको एकीकृत करके 4 कोड लाए गए। अपने आप में बहुत अच्छी बात है, लेकिन उन जितना ज़रूरत है समय के हिसाब से जितने बदलाव होने चाहिए वो भी उनमें शामिल होना बहुत ज़रूरी है, तभी भी किसी कानून का उद्देश्य पूरा हो पाता है। तो चलिए, केयर्न एनर्जी पीएलसी वर्सेस एयर इंडिया, ये केस हम जानेंगे कि क्यों केयर्न एनर्जी जो है उन्होंने एयर इंडिया को सू करा है, उन पर एक मुकदमा दायर किया है न्यूयॉर्क में। तो यहाँ पर $1.2 बिलियन का यहाँ पर आर्बिट्रेशन अवार्ड को इन्फोर्स करने के लिए यहाँ पर केयर्न एनर्जी ने एयर इंडिया पर यहाँ पर केस किया है। तो केयर्न एनर्जी ये ब्रिटिश एक ऑयल कंपनी है, इन्होंने केस किया है। तो यहाँ पर क्या डिस्प्यूट है, क्या समस्या है, वो जान लेते हैं। तो केयर्न एनर्जी जो है उन्होंने उनके शेयर्स जो है वो केयर्न इंडिया होल्डिंग, जो कि एक नॉन इंडियन कंपनी है, से उन्होंने केयर्न इंडिया लिमिटेड में ट्रांसफर करे। अब जब यहाँ पर वोडाफोन के केस में भी अगर आप जाने कि वहाँ पर भी ऐसी ही एक डिस्प्यूट हुई थी, तो इसको देखते हुए 30% तो इन्होंने इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के लिए कर दी। उसके अलावा केयर्न एनर्जी के जो 9.8% स्टेक था उसको ट्रांसफ़र करने के लिए, उसको बेचने के लिए यहाँ पर अनुमति नहीं मिली। उसके बाद में अगर हम देखें तो टैक्स अथॉरिटीज़ आर्ग्यूड दैट, यहाँ पर टैक्स अथॉरिटीज़ का ये बोलना था कि शेयर ट्रांसफ़र अट्रैक्टेड कैपिटल गेन ऑफ ₹6,000 करोड़। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी रकम का यहाँ पर 6,000 करोड़ में 6,000 करोड़ का कैपिटल गेन था। इसके चलते हुए हम यहाँ पे शेयर ट्रांसफर नहीं कर सकते, टैक्स अथॉरिटीज़ का ये बोलना था। तो 2012 में का रूलिंग अगर देखें तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने केयर्न यूके के फेवर में यहाँ पर कैपिटल एसेट के जो भी इनकम होती है उनके फेवर में जजमेंट सुनाया था, जिसको आईटी एक्ट में यहाँ पर सरकार ने देखा तो ये तो हमारे विपरीत जा रहा है, तो यहाँ पर जो इनकम टैक्स एक्ट था उसमें बदलाव करा, रेट्रोस्पेक्टिव अप्लाई करते हुए यहाँ पर इनको लाइबल बनाया गया। तो इसी मामले को लेकर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन ट्राइब्यूनल जो है उसके पास में ये ब्रिटिश ऑयल कंपनी गई। तो यहाँ पर ब्रिटिश ऑयल कंपनी जो है उनके फेवर में जजमेंट दिया गया और यहाँ पर भारत सरकार को $1.2 बिलियन का हर्जाना कॉम्पनसेशन का यहाँ पर सजा सुनाई गई। तो उसके बाद में बात ये आती है कि ये जो अवार्ड है ये तो इंडियन गवर्नमेंट के अगेंस्ट है, तो एयर इंडिया के पीछे क्यों पड़ गई ये कंपनी। तो बात ये आती है कि इस यूके कंपनी का कहना ये है कि एयर इंडिया जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही है, क्योंकि एयर इंडिया जो है वो इंडिया का अल्टर ईगो है। तो यहाँ पर एयर इंडिया जॉइंटली और सेवरली रिस्पॉन्सिबल होगी जो भी भारत का उधार डेट होता है उसके लिए। तो उसके अलावा उनका ये भी कहना है कि एयर इंडिया जो है वो कम्प्लीटली भारत सरकार के द्वारा ऑपरेट की जाती है, उनके द्वारा कंट्रोल की जाती है। और यूएस में ये देखने को मिला है कि प्रिंसिपल एजेंट रिलेशंस के अंतर्गत ऐसे जो कंपनीज है जो गवर्नमेंट से डायरेक्टली कंट्रोल है उनके फेवर में जजमेंट सुनाया गया है कि जो कंपनी है वो भी रिस्पॉन्सिबल होंगी हर्जाना भरने के लिए। तो अभी और कुछ जो बाकी केसेस है वो देखने को मिलेंगे, एयर इंडिया पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कितना कंट्रोल है, कितने बेनिफिट एंजॉय करते हैं। अब यहाँ पर इस कंपनी को शायद ये नहीं पता होगा कि एयर इंडिया जो है वो अपने आप में कई वर्षों से यहाँ पर नुकसान भुगत रही है और भारत सरकार को यहाँ पर उनमें पैसा डाल के उसको चलाना पड़ रहा है। तो चलिए आगे आने वाले समय में देखने वाली बात रहेंगी। असेट अटैच करे हैं, वैसे असेट जो है वो यहाँ पर यूएस में अटैच किए हुए है, तो हो सकता है इनकी नीलामी करके भी पैसा वसूल किया जाए। लेकिन भारत भी यहाँ पर पीछे नहीं हटा, भारत ने अपील जो है वो वापस यहाँ पर दायर करी है यहाँ पर नीदरलैंड में। तो हेग में और आर्बिट्रेशन अवार्ड आया था, इसलिए नीदरलैंड में यहाँ पर अपील दायर की गई है। न्यूयॉर्क में एयर इंडिया के एसेट है, इसको देखते हुए ये जो ब्रिटिश ऑयल कंपनी है इन्होंने न्यूयॉर्क में यहाँ पर एयर इंडिया के अगेंस्ट केस किया। तो यहाँ पर केयर जो ऑयल कंपनी है इनका ये भी कहना है कि केवल यूएस नहीं उसके अलावा और भी लोकेशन से जहाँ पर हमने ये अवार्ड इन्फोर्स करने के लिए केस दायर करे हैं। चलिए तो न्यूज़ इन फ्लैश पर आते हैं। न्यूज़ इन फ्लैश जो आज का वो ये है कि कन्वेंशन सेंटर्स जो है इनको इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस मिलेगा, मतलब आधारभूत जो हमारा ढांचा होता है, आधारभूत जो संरचना होती है जो जिसमें सरकार बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करती है, अब इस
श्रेणी में जो कन्वेंशन सेंटर्स है उन्हें भी इस परिभाषा में, इंफ्रास्ट्रक्चर की परिभाषा में डाला जाएगा। तो यहाँ पर फाइनेंस मिनिस्ट्री ने ये कदम उठाया, जो हमारा वित्त मंत्रालय है उनके द्वारा ये कदम उठाया गया है। तो कन्वेंशन सेंटर को इस श्रेणी में डालने के पीछे एक रीज़न ये बताया गया है कि इनकी फाइनेंसिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा मदद हो जाएंगी, ऐसे अगर कोई कन्वेंशन सेंटर के प्रोजेक्ट्स होते हैं उसके लिए। तो यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर टैग अगर इनको मिलता है तो उसके अलावा यहाँ पर सिग्निफिकेंट टैक्स ब्रेक भी देखने को मिलेगा। उसके साथ में मीटिंग इंसेंटिव्स, कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन डेस्टिनेशन जो है इनको बढ़ावा भी मिलेगा, यहाँ से रेवेन्यू भी ज़्यादा जनरेट होने को मिलेगा, क्योंकि हमारे देश में ऐसे बहुत बड़े बड़े ग्लोबल फर्म्स हैं। तो चलिए आज का विश्लेषण हमारा यही समाप्त होता है। अधिक जानकारी के लिए आप लॉसिको की वेबसाइट www.lawsico.com विजिट कर सकते हैं। मुझे सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। स्टे ट्यून्ड टू लॉसिको।